हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फिर आ गए हैं एक अगले लेक्चर लेके। और मैंने देखो, एक चीज़ है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैं इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाए। ज़्यादा देखो, अभी क्लास 9th में आप लोग हो, ज़्यादा लोड आपको देना नहीं है अभी हमको। धीरे धीरे आपका लोड भी बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जो होता है आपका कंसेप्ट भी बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, आप आ गए हम लोग मैटर्स इन और सराउंडिंग का पार्ट 4 पे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख भाई, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाला। तुम देखो, जनरली क्या होता है कि 3 स्केल पढ़ना है। 3 स्केल, जो आगे भी जाओगे तो 3 स्केल काम करना है। एक फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, दूसरा तुम्हारा सेल्सियस स्केल हो गया, तीसरा केल्विन स्केल हो गया। बट तुम्हारे एनसीईआरटी में अभी जो प्रोवाइड किया हुआ है वो तुमको दिया हुआ है, एक तो सेल्सियस स्केल से तुमको केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करना है उसको। अब बहुत ज़्यादा इजी है, इसको हम लोग जानेंगे कैसे करना है। ठीक है, चलो 293 केल्विन इज इक्वल टू इन द सेल्सियस स्केल कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, हिंट मैंने दे रखा है यहाँ पे बेटा, हिंट मैंने यहाँ पे दे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, वो 273 होता है। ठीक है, तो 293 केल्विन है, तो बहुत ज्यादा इजी है। 293 केल्विन माइनस 273 केल्विन, तो ये जो तेरा आ जाएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। आ गया, बहुत ज्यादा इजी है। जितना भी मान के चल के, अगर 300 केल्विन दे दिए तेरा, तेरे को 300 केल्विन, सॉरी 300 केल्विन दिया, तो 300 माइनस 273 केल्विन कितना आ गया डिग्री सेल्सियस? तो ये 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत ज्यादा इजी। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, देख बहुत ज्यादा इजी मैंने बताया अभी कि कैसा करना है इसको। बस डिग्री सेल्सियस जितना भी है, अब जैसे तेरे को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो तेरे को होता है वो 273 केल्विन होता है। अब इसमें जितना भी है, जैसे अब मान के चल के 1 डिग्री सेल्सियस तेरे को देखना है कितना होता है। 273 प्लस 1 इक्वल टू 274। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 2 इक्वल टू 275 सेम, देख यही सेम यही है तुम्हारा। 225 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 25 प्लस 273 कितना आ गया बेटा? ये आ गया तेरे को 290। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ करना ही नहीं है, बस कन्वर्ट करना है आराम से। अगर डिमांड होगा तो मैं आप सेल्सियस स्केल को फिर फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना, बहुत ज़्यादा इजी। तो उसका फॉर्मूला होता है, सिर्फ तो फॉर्मूला लगा देगा, बस काम खत्म हो जाएगा। चल ठीक है। अब देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम, द प्रोसेस इज कॉल्ड। क्या प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? मैंने बार बार बताया, कैम्फर का, नेप्थलीन बॉल का, तो एक ही आंसर है। वो क्या है? सब्लिमेशन। ज्यादा दिमाग लगाना, तो तुमको याद हो गया होगा अभी तक। इतना मैंने बता दिया है, एक बार नहीं तेरे को लगता है 4-5 बार मैंने बता दिया कि क्या होता क्या है। नेप्थलीन बॉल जो तुम्हारा हो गया वो सब्लिमेशन का हो गया। चलो आगे चलते हैं। We can get the smell of perfume sitting several meters away the room, the property is called। अब देखो, एक रूम में मैंने बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में, फर्स्ट या नहीं सेकंड, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बताया होगा कि तू यहाँ बैठा हुआ है और मैंने अगरबत्ती वहां पे जला दिया। क्या जला दिया? तो वहां से यहाँ तक जो होता है तेरे को सुगंध देने लगा। तो जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है कि वहां से जो गैसेस का यहाँ तक पहुंचे, तुम्हारे नाक तक पहुंचा, उसको बोलते क्या है? तो वो बेटा क्या है, एक ही चीज दिमाग में रखना है, वो है तेरा डिफ्यूजन प्रोसेस है। अब इसमें दिया हुआ है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन तेरा होता है इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ पे तो वो है नहीं ट्रांसमिशन का सिस्टम। दूसरा रेडिएशन। रेडिएशन किसका होता है बेटा? रेडिएशन होता है सन से। सन से जो तुम्हारा रे आ रहा है नीचे तुम्हारे शरीर पे पड़ा, तेरे को हीट फील होने लगा। कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, फिर भी हीट जो है ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। डिफ्यूजन जो तेरा होता है मैंने बता ही दिया। सब्लिमेशन क्या होता है मैंने बार बार बताया, नेफ्थलीन बॉल का तो याद रखना है। तो बाकी सारा जो ऑप्शन है, सारा बकवास ऑप्शन है। फिर अब डिफ्यूजन जो होगा वो ऑप्शन होगा। 7th नंबर क्वेश्चन। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब तेरे को कुछ करना ही नहीं है भाई। 25 डिग्री सेल्सियस तो मान के चल की तो सितंबर में रहेगा, तो 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टेट ऑफ मैटर तेरे को क्या खोलते हुए दिखता है? पानी तेरे को कभी 25 डिग्री पे खोलते हुए दिखता है? सिंपल सा चीज है। वो अपना स्टेट जो है चेंज नहीं करे, वो वही होगा
तेरे को लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, वो ना गैस में पाया जाएगा ना सॉलिड में पाया जाएगा। 0 डिग्री पे तेरे को सॉलिड में पाया जाएगा, 100 डिग्री पे तेरे को गैस स्टेट, जब बॉइलिंग में चला जाएगा तो वो गैस स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट दोनों में पाया जाएगा। चल अब आगे चलते हैं। तो ये क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड। अगला चलते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया कि भाई आइस में कन्वर्ट हो गया। अब आइस में कन्वर्ट हो गया, अगर वाटर को तूने आइस में कन्वर्ट कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड है। आइस क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है ना गैस है, क्या है ये क्या है, सॉलिड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चल आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये तो क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में मैं तेरा बहुत सही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। पहला वो है, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाटर जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मैंने ही बताया 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर तेरा है। क्या होगा कि वाटर जो तेरा होगा वो लिक्विड स्टेट पे होगा। सेकेंड है, बॉइलिंग वाटर कॉजेज मोर बर्न देन स्टीम। ये तेरे को ये समझना है अभी तक, मैं इसके बाद समझाऊंगा तेरे को। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। थर्ड तेरा ऑप्शन क्या है कि स्टीम कॉजेज मोर बर्न देन बॉइलिंग वाटर। तूने सुना होगा कि जो स्टीम होता है ना, जब कुकर से सीटी निकलता है, तो उस समय क्या होता है ना कि सीटी में से वेपर निकलता है, वो ज्यादा तेरे को बर्न करेगा। क्यों बर्न करेगा, वाटर से कम बर्न करेगा। अब मैं बहुत सिंपल सा तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। मैं चुपचाप यहाँ पे ऐसे देख खड़ा हूँ, मेरा स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं हो रहा। मैंने लेटेंट हीट का तेरे को कॉन्सेप्ट बताया था कि वहां पे क्या हीट दे रहे हैं बट टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, ठीक है। वही देखे, मैं चुपचाप खड़ा हूँ यहाँ पे, चाहे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है चुपचाप, मेरे को तुम गाली दे रहे हो, मेरा स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं हो रहा, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, ठीक है। बट जब मैं क्या होगा कि जब मैं लड़ाई करने के लिए आऊंगा, तो मैं अपना फुल पोटेंशियल पे आऊंगा, मैं इतना ज्यादा मतलब ये हो जाऊंगा, वायलेंट हो जाऊंगा कि तुम रोक नहीं पाओगे। सेम यहाँ पे है कि टेम्परेचर तो भाई हम क्या होता है कि हीट दे रहे हैं लेकिन स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, हीट टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो हीट गया कहाँ, तो वही सेम है ना कि हीट ट्रैप्ड है वहां पर। तो जब भी वेपर निकलेगा उसके पास ज्यादा हीट है एज कंपेयर टू लिक्विड। जो बॉइलिंग वाटर है उसके पास ज्यादा, उसके जो वेपर है उसके पास ज्यादा हीट है एज कंपेयर टू द लिक्विड, ठीक है। दैट्स वाई क्या होता है कि वेपर जो है वो ज्यादा बर्न कॉज करता है, क्योंकि हीट उसमें ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए ज्यादा वो बर्न कॉज करता है, और लिक्विड कम बर्न करता है। तो ये तेरा थर्ड ऑप्शन भी जो होगा वो सही होगा। स्टीम कॉजेज मोर बर्न देन बॉइलिंग वाटर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा, बोथ 1 और 3। इसका मैं आंसर जो होता है, जिसका भी जो आंसर होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तुम लोग देख लियो आराम से, नोट्स बना लियो अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। इन एक्टिविटी नंबर 1.5, अब फटाफट एनसीईआरटी निकाल लो। एक्टिविटी नंबर 1.5 जो ऐसे एक्टिविटी का पूरा एक मैंने तैयार करके रखा है लेक्चर। आप लोगों का पूरा जितना भी एक्टिविटी है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने सारा बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं। एक इसमें मैंने एक्टिविटी डाल दिया था क्योंकि मेरे को अच्छा लगा, इसलिए। अब एक्टिविटी 1.5 जल्दी से जल्दी निकाल लो। उसमें देखो क्या करना है ना कि तो उसमें बोलता क्या एक्टिविटी में कि 2 बीकर है, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है। अब उसमें से 2 कंपाउंड है, एक है CuSO4। CuSO4 को बेटा क्या बोलते हैं, बता देता हूं मैं क्या होता है। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। और KMnO4 को बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। तो एक्टिविटी में कोई एक को चूज करना है, कोई एक कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे हम लोग। एक बार कोल्ड वाटर में करेंगे, एक बार हॉट वाटर में करेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्रिस्टल डिसॉल्व फास्ट, किसमें ज्यादा जल्दी फास्ट डिसॉल्व होगा, ठीक है। ज्यादा फास्ट डिसॉल्व, इससे डिसॉल्व फास्ट का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल से चारों तरफ फैल गए। तो एक चीज दिमाग लगाओ कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों को अगर हम लोग देखें, डिफ्रेंशिएट करें, तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी किसके पार्टिकल्स के पास ज्यादा है। तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि जो हॉट वाटर है उसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और कोल्ड वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी कम है। जिसके पार्टिकल जितना ज्यादा मूव करेंगे, मान के चलो हॉट वाटर बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, तो वो जो क्या है पार्टिकल को इधर उधर जल्दी फेंक देगा, वो जल्दी डिजोल्व कर देगा, ठीक है। और जो कोल्ड वाटर है वो आराम से डिजोल्व कर रहा है।
ठीक है। अब मैं तेरे को मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चल तू नैनो क्या है, डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो जितना जल्दी ट्रेवल करेगा वो उतना जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। मैं तेरे को दो कार का कंडीशन देता हूँ, एक कार है तेरा नैनो कार हो गया, दूसरा कार जो हो गया वो तेरा लैम्बोर्गिनी या फेरारी हो गया। ठीक है, तू एक चीज बता, नैनो में बैठा 80 के स्पीड में जा रहा है और फिर फेरारी में बैठ के 300 के स्पीड में जा रहा है, किससे तू पहले पहुंचेगा? सिंपल सी बात है, तू लैम्बोर्गिनी या फेरारी में पहले पहुंचेगा। सेम यहाँ पे है कि हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वो ज्यादा मूव कर रहा है, और जब ज्यादा मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल्स को जल्दी डिसॉल्व कर देगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यही है, इन एक्टिविटी 1.5 द क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और फिर KMnO4 मतलब हो गया पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व फास्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर। किसमें होता है? तो पहला दिया कोल्ड वाटर, मैंने बताया कोल्ड वाटर का भाई काइनेटिक एनर्जी वो खुद सुस्त है, तुमको क्या लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, कोल्ड वाटर बेटा होगा नहीं, आइस वाटर बेटा होगा नहीं, हॉट वाटर होगा, और रेन वाटर भाई नॉर्मल वाटर हो गया। तो तेरा ये हो गया तेरा जो रूम टेम्परेचर पे होता है वही तेरा हो गया रेन वाटर, या फिर थोड़ा बहुत ठंडा हो सकता है, गर्म तो होगा नहीं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये तेरा क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन स्पीड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। उसी एक्टिविटी से है, एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ लिया कि उसमें था क्या कि जो हॉट वाटर है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो जल्दी कोई भी पार्टिकल को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, और हॉट वाटर का काइनेटिक एनर्जी जो कम है तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा कम करेगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा, फेरारी से तू पहले पहुंचेगा या फिर नैनो से पहले पहुंचेगा? इसमें यही पूछा जा रहा है, तो तू बोलेगा फेरारी से पहुंचा जाएगा। तो इसमें हॉट वाटर जो होता है, इसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। तो इसका हॉट वाटर ग्रेटर देन कोल्ड वाटर होगा। कोल्ड वाटर ग्रेटर देन हॉट वाटर बहुत बकवास है, बोथ आर सेम, गलत है। ओनली इन द हॉट वाटर। देख, डिसोल्यूशन तो इसमें पूछ रहा है कि डिफ्यूजन किसमें किसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो हॉट डिफ्यूजन तो दोनों में हो रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि तू नैनो से घर नहीं पहुंचेगा, नैनो से ही पहुंचेगा, लेकिन फेरारी से तू जल्दी पहुंचेगा। आ रहा समझ में? हॉट वाटर कोल्ड वाटर, तो हॉट वाटर में जल्द ज्यादा होगा, कोल्ड वाटर में कम होगा। अब आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी शायद एनसीईआरटी में एक्टिविटी में प्रोवाइडेड है कि आप देखो कि टेक एन आयरन ने 3 पार्टिकल्स लेना है आपको, एक तो आयरन लेना है, फिर चॉक लेना है, और फिर आपको रबर बैंड लेना है। ठीक है, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, इन विच ऑफ द अबव 3 पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेट फोर्स। अब देख, अब सॉलिड मैंने बोला कि ऑर्डर्ड होते हैं, होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो होता है अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लेकिन सारे सॉलिड तो मजबूत नहीं होते। तो ये चीज देख, सॉलिड बहुत है तेरा जो एक आयरन जो है, आयरन का हैमर तो होता है, वो भी सॉलिड है, लेकिन वही हैमर अगर तेरे ईंट पे पड़ता है तो ईंट टूट जाता है। हैमर नहीं टूटता बट ईंट टूट जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हैमर के पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, जो उनके पार्टिकल्स के पास, जो आयरन के पास पार्टिकल्स के आयरन का जो पार्टिकल्स है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू जो तेरा ये ईट हो गया। सेम वही कंसेप्ट ले रहा है तेरा यहाँ पे कि एक एन आयरन नेल, तीन तेरे को एक्टिविटी में 3 चीज लेना है, एक आयरन नेल लेना है, एक चॉक लेना है, एक रबर लेना है। तीनों सॉलिड है। ठीक है, तीनों सॉलिड है, तीनों का डिफाइंड तेरा शेप होता है, डिफाइंड जो तेरा वॉल्यूम होता है, सब चीज डिफाइंड है। बट क्या है, देख रबर बैंड इसलिए बोल रहा है ना कि तो सोच रहा है स्ट्रेच हो जा रहा है, स्ट्रेच वाला सिस्टम नॉर्मल स्टेट पे देखना है। स्ट्रेचेबिलिटी ये तो कैरेक्टरिस्टिक रबर का हो गया ना, लेकिन वो नॉर्मल स्टेट पे रहेगा तो वो सॉलिड ही कहा जाएगा। ठीक है, चल, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेट फोर्स। अब तू कॉमन सेंस लगाएगा कि चॉक तू हाथ से तोड़ देता है, रबर बैंड हाथ से तोड़ देता है, नेल को तू तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। तो जो आयरन नेल है उसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस तरह से तू तोड़ नहीं पाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी चीज जिसका तेरे को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तेरे को एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, उतना ज्यादा तेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा उस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो इसमें जो 3 पार्टिकल्स हैं, जो कि तेरा आयरन नेल हो गया और तेरा रबर बैंड हो गया एज वेल एज जो तेरा चॉक हो गया, तो उसमें क्या होगा कि जो आयरन नेल होगा उसका सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
के कारण से क्या होता है, वो उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और मतलब तेरे हाथ से तो भाई टूटेगा ही नहीं, सिंपल सा चीज है। अब तू हल्क तो है नहीं कि तोड़ देगा इसको, है कि नहीं। चल ठीक है, ये तेरा लास्ट क्वेश्चन था, और इसका नोट्स बना लियो, और नीचे में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन सारा क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में सारा चीज करके मैं दे दूंगा। चलो ओके बाय, और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं जिनको दिक्कत है साइंस वगैरह में। साइंस तो भाई बहुत मजा आने वाला, अभी तो और बहुत सारे लेक्चर बाकी हैं, बहुत मजा आएगा। चलो ओके बाय बच्चों।